नमस्कार दोस्तों। पेट्रोल का दाम अचानक बढ़ जाता है, दाल और चावल महंगे हो जाते हैं, सब्जी का रेट हर हफ्ते बदलता है और फिर एक कॉमन एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलता है, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। लेकिन अक्सर ये समझाया नहीं जाता कि ये ग्लोबल फैक्टर्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे दुनिया के किसी दूसरे कोने में लिया गया डिसीजन बिना आपकी मर्जी के आपके मंथली बजट को अफेक्ट करता है। हकीकत यह है कि महंगाई कोई रैंडम इवेंट नहीं होती। महंगाई एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सप्लाई सिस्टम्स, एनर्जी डिसीजंस और ट्रेड पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस वीडियो में हम इसी पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑयल की बात करते हैं, क्योंकि ऑयल मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे बेसिक इनपुट है। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, फार्मिंग मशीनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, पावर जनरेशन और ग्लोबल ट्रेड सब ऑयल और गैस से कनेक्टेड है। ट्रैक्टर डीजल से चलता है, अनाज ट्रक के थ्रू मंडी तक पहुंचता है, कंटेनर शिप्स फ्यूल के बिना ऑपरेट नहीं करते और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में नेचुरल गैस का यूज होता है। इसलिए जब ऑयल का दाम बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे इकोनॉमी के कॉस्ट स्ट्रक्चर पर पड़ता है। हिस्ट्री में देखें तो 1973 का ऑयल क्राइसिस हो, जब मिडिल ईस्ट टेंशंस के बाद क्रूड सप्लाई कट हुई, 1990 का गल्फ वॉर जहां ऑयल प्राइसेस ने ओवरनाइट जंप लिया, 2008 का कमोडिटी बूम जब ऑयल $140 पर बैरल तक पहुंच गया, या फिर 2022 के बाद का एनर्जी शॉक। हर बार ऑयल प्राइस स्पाइक के बाद इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन दोनों देखे गए। यह भी समझना जरूरी है कि ऑयल का प्राइस सिर्फ सप्लाई और डिमांड के सिंपल इक्वेशन से डिसाइड नहीं होता। ऑयल प्रोडक्शन में एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा कुछ लिमिटेड कंट्रीज और प्रोड्यूसर ग्रुप के कंट्रोल में होता है। दुनिया का लगभग 40% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ओपेक कंट्रीज के पास है। जब ओपेक प्रोडक्शन कम करता है तो ग्लोबल सप्लाई टाइट हो जाती है और प्राइसेस ऊपर जाते हैं, चाहे कंजम्पशन स्टेबल ही क्यों ना हो। 2022 से 24 के दौरान ओपेक के मल्टीपल प्रोडक्शन कट्स के बाद ऑयल प्राइसेस 90 से लेकर $120 पर बैरल के रेंज में रहे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग ने रिपीटेडली बताया कि ये प्राइस मूवमेंट सिर्फ मार्केट फोकसेस का रिजल्ट नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन डिसीजंस का आउटकम था। इंडिया जैसे देश जो अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इन डिसीजंस के डायरेक्ट इंपैक्ट फेस करते हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इस पूरे सिस्टम को और क्लियरली एक्सपोज कर दिया। जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर ऑयल और गैस सैंक्शंस लगाए, ग्लोबल इकोनॉमिक सप्लाई में अनसर्टेनिटी आ गई। यूरोप गैस शॉर्टेज से जूझने लगा, एलएनजी प्राइसेस स्पाइक हुए और ऑयल मार्केट्स नर्वस हो गए। ऑयल प्राइसेस कुछ ही हफ्तों में $120 पर बैरल के करीब पहुंच गए। इस सिचुएशन में इंडिया ने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये डिसीजन कोई आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन था जिसका ऑब्जेक्टिव डोमेस्टिक फ्यूल इन्फ्लेशन और इंपोर्ट बिल को कंट्रोल में रखना था। इंटरनेशनल मीडिया और एनर्जी एनालिस्ट ने भी लिखा कि इस स्ट्रेटेजी से इंडिया को प्राइस शॉक से कुछ हद तक बचाव मिला, जबकि कई यूरोपियन इकोनॉमीज ज्यादा इन्फ्लेशन प्रेशर में आ गई। ऑयल के बाद सीधा इफेक्ट फूड प्राइसेस पर दिखा और यहीं से इन्फ्लेशन कॉमन आदमी के लिए क्लियरली विजिबल हो जाता है। फूड प्राइसेस सिर्फ खेती के आउटपुट से डिसाइड नहीं होती। एनर्जी कॉस्ट, फर्टिलाइजर प्राइसेस, इरिगेशन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज और क्लाइमेट कंडीशंस सब फूड प्राइसिंग में रोल प्ले करते हैं। जब डीजल महंगा होता है तो इरिगेशन पंप्स का खर्चा बढ़ता है, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग महंगी होती है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से मंडी से रिटेल तक प्राइस ऐड हो जाती है। इसलिए ऑयल प्राइस का झटका कुछ महीनों के डीले के बाद आपकी थाली तक पहुंचता है। हिस्ट्री में फूड इन्फ्लेशन के पीछे एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स का रोल बार बार दिखता है। 1940s के बंगाल फेमाइन में सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज जिम्मेदार नहीं थी। वॉर टाइम सप्लाई डाइवर्जन्स, शिपिंग प्रायोरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ने फूड स्कैरसिटी को सीवियर बना दिया। 1970s के ऑयल क्राइसिस के बाद फर्टिलाइजर और ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, जिससे ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ी। 2007-8 के ग्लोबल फूड क्राइसिस में ऑयल प्राइसेस, बायोफ्यूल मैंडेट्स और एक्सपोर्ट बैन्स ने मिलकर प्राइस को ऊपर पुश किया, जिसका असर डेवलपिंग कंट्रीज में रायट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के रूप में दिखा।
ये सब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि एनर्जी और फूड सिस्टम्स अलग अलग नहीं बल्कि डीपली इंटरकनेक्टेड है। और जैसा कि हमने पहले भी बात करी, रिसेंट ईयर्स में रशिया और यूक्रेन का रोल ग्लोबल फूड सिस्टम्स में बहुत क्रिटिकल रहा है। दोनों मिलकर दुनिया के लगभग 30% व्हीट एक्सपोर्ट्स और 60% सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट्स सप्लाई करते हैं। साथ ही फर्टिलाइजर सप्लाई में भी इनका सिग्निफिकेंट हिस्सा है। जैसे ही ब्लैक सी पोर्ट्स डिसरप्ट हुए, ग्लोबल व्हीट और एडिबल ऑयल प्राइस शार्पली बढ़े। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वार्निंग दी कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स अब ग्लोबल फूड प्राइसेस शॉक क्रिएट कर रहे हैं। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के कई देशों में ब्रेड और स्टेपल फूड प्राइसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। इंडिया में भी एडिबल ऑयल और व्हीट प्राइसेस वोलेटाइल रहे, भले ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंपैरेटिवली स्टेबल था। फर्टिलाइजर के केस में जियोपॉलिटिक्स और भी इनडायरेक्टली लेकिन डीपली काम करती है। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स नेचुरल गैस से बनते हैं। जब यूरोप में गैस प्राइसेस 2022-23 के दौरान 5 से 6 गुना बढ़े तो फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद होने लगे और ग्लोबल सप्लाई शार्पली कम हो गई। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंपोर्टिंग कंट्रीज पर पड़ा। इंडिया का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल इसी पीरियड में 2.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो नॉर्मल ईयर्स के कंपैरिजन में लगभग डबल था। इसका मतलब सिर्फ बजट प्रेशर नहीं बल्कि ओवरऑल इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पर भी प्रेशर, क्योंकि सब्सिडी बढ़ने से फिस्कल स्पेस कम हो जाती है और दूसरे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट रियलिटी ये है कि जब फूड और फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ते हैं तो रिच कंट्रीज के पास महंगे खरीदने की कैपेसिटी होती है, जबकि पुअर डेवलपिंग कंट्रीज के पास ये ऑप्शन लिमिटेड होता है। इसी वजह से ग्लोबल प्राइस शॉक्स का सबसे ज्यादा असर लो इनकम रीजन्स पर पड़ता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डेटा के मुताबिक 2023-24 में 340 मिलियन से ज्यादा लोग सीवियर फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे थे, और इसमें मेजर रीजन प्रोडक्शन फेलियर नहीं बल्कि हाई प्राइसेस और सप्लाई डिस्ट्रप्शन था। इन्फ्लेशन को समझने के लिए एक बात क्लियर होनी चाहिए, इन्फ्लेशन कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। इन्फ्लेशन एक चेन रिएक्शन होती है। ऑयल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, फूड प्राइसेस ऊपर जाती हैं, वेजेस और इंटरेस्ट रेट पर प्रेशर आता है, और फिर ईएमआईज, लोन्स और कंजम्पशन डिसीजंस इंपैक्ट होते हैं। इस चेन के पीछे इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का रोल होता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक अपनी रीसेंट रिपोर्ट्स में बार बार कह चुके हैं कि जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन फ्यूचर में इन्फ्लेशन को ज्यादा अनस्टेबल बना सकता है। आने वाले सालों में पिक्चर और कॉम्प्लेक्स होने वाली है। क्लाइमेट चेंज क्रॉप आउटपुट और यील्ड को अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। एनर्जी ट्रांजिशंस ऑयल और गैस सप्लाई को अनसर्टेन कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड ब्लॉक्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन टेम्पररी नहीं बल्कि रेकरिंग फीचर बन सकता है, कभी एनर्जी के थ्रू, कभी फूड के थ्रू, कभी फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। इसीलिए इस वीडियो का पर्पस ये समझना है कि जब पेट्रोल, दाल, चावल या सब्जी के दाम बढ़ते हैं तो उससे सिर्फ लोकल इशू के रूप में नहीं देखा जाए। उसके पीछे ग्लोबल सप्लाई सिस्टम, पॉलिसी डिसीजंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक बड़ा फ्रेमवर्क होता है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगला लॉजिकल सवाल उठता है, अगर ऑयल, फूड और फर्टिलाइजर इतनी अहमियत रखते हैं तो करेंसी और डॉलर का रोल क्या हो सकता है, और पैसा कैसे ग्लोबल पावर का एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है। इसी टॉपिक पर हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।